Hello everyone, welcome back to Sari Rights. In our previous lecture, we have already discussed structuralism in detail. We saw how meaning is found within fixed systems and stable structure. It gives us a sense of scientific certainty, right? But today we are moving towards a more complex and critical domain. Today's topic is post-structuralism. This movement challenged the very foundation of certainty and truth in literature. In this video, we are going to cover the core definition of post-structuralism, the 1966 turning point, the big three thinkers like Jacques Derrida, Michel Foucault, and Laurent Barthes, key concepts like differences, power, knowledge, and the final comparison between structuralism versus post-structuralism. First of all, we are going to understand what is post-structuralism. ये थ्योरी लेट 1960 सेंचुरी में फ्रांस में इमर्ज हुई. इसका मेन आर्ग्यूमेंट ये है कि लैंग्वेज इज एन अनस्टेबल सिस्टम. स्ट्रक्चरलिज्म कहते थे कि सिग्निफायर और सिग्निफाइड का जो रिलेशन है वो फिक्स है, लेकिन पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट कहते हैं ये रिलेशन हमेशा बदलता रहता है. 1966 में जैक्स डेरिडा ने जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में एक लेक्चर दिया जिसका टाइटल था स्ट्रक्चर, साइन एंड प्ले इन द डिस्कोर्स ऑफ ह्यूमन साइंसेस. यहाँ से स्ट्रक्चरलिज्म का सेंटर खत्म हो गया और फ्री प्ले ऑफ मीनिंग शुरू हुआ. पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के मुताबिक किसी भी टेक्स्ट का कोई फाइनल ट्रूथ नहीं होता. की थिंकर्स एंड देयर कॉन्सेप्ट्स. सबसे पहले नाम आता है जैक्स डेरिडा का. डेरिडा का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है डिकंस्ट्रक्शन. उन्होंने एक टर्म दिया डिफरेंस. इसका मतलब दो चीज़ें हैं. पहला, टू डिफर. मीनिंग हमेशा डिफरेंस से बनता है, जैसे मैन इज नॉट वीमेन, हॉट इज नॉट कोल्ड. टू डिफर मीनिंग कभी प्रेजेंट नहीं होता, वो हमेशा पोस्टपोन होता रहता है. इसे एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं. अगर हम डिक्शनरी में कोई वर्ड सर्च करें जैसे मोडेस्टी तो आंसर आएगा डिसेंसी. फिर इसी वर्ड्स को जब सर्च करेंगे तो आंसर आएगा प्रॉपर बिहेवियर. तो यहाँ हमें एक फाइनल मीनिंग नहीं मिल रही है, हम एक वर्ड से दूसरे वर्ड पे जंप कर रहे हैं. इसे ही पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट कहते हैं कि वर्ड्स एक लूप है, एब्सोल्यूट नहीं. डेरिडा का फेमस कोट याद रखिए, देयर इज नथिंग आउटसाइड द टेक्स्ट. दूसरे इम्पोर्टेंट राइटर है माइकल फूको. फूको का फोकस लैंग्वेज से बाहर पावर रिलेशंस पर था. उनका मानना था कि नॉलेज इज पावर. सोसाइटी में तुत वो नहीं जो हम नेचुरल देखते हैं, बल्कि तुत वो है जो पावर में बैठे लोग क्रिएट करते हैं. इसे वो डिस्कोर्स कहते थे. इसे भी एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं. सोचिए एक गुड स्टूडेंट कौन है, ये डिसाइड कौन करता है? ऑफकोर्स स्कूल. और स्कूल क्यों करती है? क्योंकि स्कूल पावर में होती है. स्कूल एक ऐसा सिस्टम बनाता है जहाँ हर चीज़ कंट्रोल में होती है. वो एग्ज़ाम्स, यूनिफॉर्म और बेल, हर एक चीज़ से ये डिसाइड करते हैं कि नॉलेज को कैसे क्रिएट किया जाए. तीसरे इम्पोर्टेंट राइटर है रोलैंड बार्थेस ने अपने फेमस 1967 एसे में कहा कि ऑथर की इंटेंशन टेक्स्ट की मीनिंग को फिक्स नहीं कर सकता. द बर्थ ऑफ द रीडर मस्ट बी एट द कॉस्ट ऑफ द डेथ ऑफ द ऑथर. इसका मतलब है कि अब रीडिंग एक क्रिएटिव एक्ट है जहाँ रीडर मीनिंग प्रोड्यूस करता है. की टर्म्स फॉर एग्जाम्स. एग्ज़ाम के लिए ये 3 टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे पहला है इंटरटेक्चुअलिटी. जूलिया क्रिस्टेवा ने ये टर्म दिया. हर टेक्स्ट दूसरे टेक्स्ट का मोसैक है, कोई भी टेक्स्ट ओरिजिनल नहीं है. दूसरा टर्म है अपोरिया. वो स्टेट जहाँ टेक्स्ट खुद को ही कॉन्ट्राडिक्ट करता है और मीनिंग अनडिसाइडेबल हो जाता है. तीसरा टर्म है डिसेंटरिंग. सिस्टम का कोई फिक्स सेंटर नहीं होता, सेंटर हमेशा शिफ्ट होता रहता है. कंपैरिजन एंड कंक्लूजन. कंपैरिजन देखें तो स्ट्रक्चरलिज्म साइंटिफिक है और ऑर्डर ढूंढता है. पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म क्रिटिकल है और फ्रेगमेंटेशन पर फोकस करता है. पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म हमें मास्टर नैरेटिव को क्वेश्चन करना सिखाता है. आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको एग्जाम में हेल्प करेगी. इस लेक्चर के डिटेल नोट्स मेरी वेबसाइट sariwrites.com पर हैं. अगला वीडियो हमारा डिकंस्ट्रक्शन पर डीप डाइव होगा. वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर.